दोस्तों नमस्कार। मैं राघवेंद्रन दिल्ली से हूँ। बेसिकली मैंने एक अभी रिसेंटली एक किताब लिखा है, क्रिएटिंग न्यू इंडिया, जो नए भारत कैसे बनाना है करके किताब लिखा है। इंग्लिश में और तमिल में भी लिखा है। बहुत जल्दी मैं हिंदी में भी लाने वाला हूँ, रिलीज़ करने जा रहा हूँ। तो इस किताब में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को, टॉपिक्स को लेके लिखा है, जिसके बारे में आप किताब पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि अभी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री लेंगे, एग्रीकल्चर के लेंगे इंडिया में। हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे पास दिमाग की कमी नहीं है, हमारे पास किसानों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी किसान आत्महत्या करते हैं। इतना सुसाइड हो रहा है इंडिया में, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किसको बनना चाहिए एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई भी बन जाता है ऐसा नहीं, किसको बनना चाहिए एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, इसके बारे में मैंने लिखा है। और कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, कैसे नेचुरल फार्मिंग के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और मतलब एक्सेस जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम एक्सपोर्ट करके बाहर का सॉरी नमस्कार, मैं राघवेंद्रन दिल्ली से हूँ। मैंने एक अभी रिसेंटली एक किताब लिखी है, तो क्रिएटिंग न्यू इंडिया करके। ये अभी इंग्लिश में और तमिल में अवेलेबल है, बहुत जल्दी हिंदी में भी आने वाला है, और अन्य भाषा में मैं रिलीज़ करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो फ़िलहाल अभी इंग्लिश और तमिल अवेलेबल है। इसको ज़रूर पढ़ना है, हर एक हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए। अगर इंडियन है, आप इंडिया में रहते हो, कहीं बाहर रहते हो, तो आपको फिर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें बदलाव लाने की ज़रूरत है। बदलाव के बिना कोई भी काम नहीं होता, कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में बदलाव के बिना नहीं काम होता। तो हमारा सरकार में भी बदलाव आना चाहिए। बदलाव इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी पार्टी का बदलाव नहीं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश बनाएं। द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड होना चाहिए इंडिया। तो उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है ये बताइए पहले। हमारे पास दिमाग की कमी है, हमारे पास जगह की कमी है, हमारे पास क्या कमी है बताइए। सब कुछ है, फिर भी हम यहाँ पर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम बोलते जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, कभी भी डेवलप्ड कंट्री बोल ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री बोलें, हम पावरफुल कंट्री बोलें। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हिंदुस्तान होना चाहिए। तो हम क्यों नहीं बन सकते? हमारे पास सब कुछ है, रिसोर्सेस है, अवेलेबल है, मैन पावर है, दिमाग है। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी चीज़ दिमाग और जगह दोनों अवेलेबल हमारे पास। क्या कमी है? हम बना सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ प्रयास किया, कुछ लिखने के लिए। इस किताब में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लिखा है, इसको अवश्य सब लोग पढ़ें। अभी जैसे कि आप एक एक पॉइंट्स देखेंगे, तो जैसे टॉपिक लेंगे एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, कैसे किसानों का आत्महत्या करने से रोकना चाहिए, उनको नेचुरल फार्मिंग के बारे में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना चाहिए, किसको बनना चाहिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर। मुझे नहीं बनना चाहिए, मैं वाइट कॉलर जॉब करने वाला हूँ, तो मुझे नहीं बनना चाहिए। या मैं कुर्ता पहन के नेता हूँ, तो मुझे नहीं बनना चाहिए। किसको बनना चाहिए मैंने इसमें लिखा है किताब में, वो पढ़िए ज़रूर। उसमें पता चलेगा कि आपको किसको बनाना चाहिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सो दैट आपको जितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो हिंदुस्तान में, एक्सेस प्रोड्यूस करके हमारा बाहर बेचें, उसमें से फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगा, इनकम बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने लिखा है, ये ज़रूर पढ़िए। इस किताब में मैंने ये भी लिखा है कि ऑटोनोमस बॉडीज़ को, जैसे इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, इस टाइप की चीज़ों को कैसे रन करना चाहिए उनको। इस किताब में मैंने ये भी लिखा है कि मतलब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जितने भी है, ऑटोनोमस बॉडी, इंडिपेंडेंस बॉडी, जैसे इलेक्शन कमीशन है, ऐसे बहुत सारे हैं, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट है, ये सब चीज़ें कैसे काम करना चाहिए, ये भी लिखा है मैंने इस किताब में। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, उन लोगों को पावर को उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा देश बढ़े, आगे बढ़े। सबसे बड़ा समस्या है हमारा हिंदुस्तान में अभी एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट सब लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं। मैंने इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें लिखा है
अगर सरकार मुझे मेरा साथ दे तो मैं 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। हर घर में एक नौकरी मिलेगा, हर घर में, हर फैमिली का एक मेंबर को कम से कम नौकरी या बिज़नेस करने का मौका मिल सकता है। ये इस किताब में मैंने लिखा है, पढ़िए, क्रिएटिंग न्यू इंडिया में ये लिखा है। हर एक को, हर घर में एक को कम से कम एक सदस्य नौकरी मिलेगा या उनको बिज़नेस करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा पूरा हिंदुस्तान में। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा कम से कम 25-30 साल हो गया, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो गया था इंडिया में। तो उसके बाद अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक ही दिन में हमें मिलता है। ये अभी यूएस में अगर कोई लॉन्च किया है, चाइना में कुछ लॉन्च किया, तो तुरंत हमें 24 घंटे के अंदर हमारा इंडिया में भी उपलब्ध होता है। बट लेकिन फिर भी हम उन लोगों से टेक्नोलॉजी लेते हैं और वहाँ पर काम करने वाला कौन है? हमारे ही लोग हैं, हमारा दिमाग है। हिंदुस्तान का दिमाग वहाँ जाके काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ही गूगल से भी बड़ा, माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ा कंपनीज बन सकता है। हमारे पास रिसोर्सेज है, मैन पावर है, लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे दिमाग है, उनसे हम काम करवा सकते हैं। उसके लिए हमें मौका दिया जाना चाहिए। सरकार ने अगर हमारा साथ दिया तो ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है, इसको हम तुरंत कर सकते हैं और उससे फॉरेन करेंसी हमारा पास ही आएगा। अब हम खरीद रहे हैं, गूगल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा देके, माइक्रोसॉफ्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा देके, बहुत सारी चीज़ें, इंटेल को पैसा देके हम उनके प्रोसेसर खरीद के कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ हम कर सकते हैं हिंदुस्तान में। हमारे पास है, मैन पावर है, रिसोर्सेस है और जगह है, सब कुछ है, क्या नहीं है हमारे पास। लेकिन सिर्फ एक चीज़ कमी है, तो हमारा सरकार ने हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिए कि एक पर्टिकुलर पार्टी का या सरकार का ब्लेम कर रहे हैं। तो सो फार आज तक का मैं बता रहा हूँ, हमारा साथ दिया तो, हमारा सुनेंगे तो। फ़िलहाल अभी तो बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी एजुकेशन सिस्टम को आप देखेंगे तो हमारा देश में आज भी दुनिया में कैलकुलेटर बन चुका है, कंप्यूटर बना दिया, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हो चुका है, फिर भी हम अभी भी टेबल्स पढ़ रहे हैं, 2 2 4 ऐसे करके आज भी पढ़ रहे हैं। लोग बचपन से लेके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेमोराइज़ कर रहे हैं, उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या अपना दिमाग से कोई काम कर सकता है? नहीं। सब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अपना दिमाग से तो कोई कर ही नहीं रहा। क्या आप पहले का ज़माने के लोग हैं, आप बताइए, आपने सब कुछ पढ़ा है। 20 साल 30 साल पहले आप लोग भी कैलकुलेशन करते थे, ठीक है, मैं मानता हूँ, कैलकुलेशन करते थे, बिना कैलकुलेटर का, बिना कंप्यूटर का हाथ से कैलकुलेट करते थे, देख के 2 मिनट में करते थे। आज कर पाते हैं? नहीं। आज सबको कैलकुलेटर चाहिए, मोबाइल चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, या कंप्यूटर चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ हो गया, जल्दी हो सकता है उसमें टाइम लगेगा, इसमें जल्दी होगा, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें क्यों मेमोराइज़ करना है? अभी भी स्कूल में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्यों इतना बोझ डाल रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और बहुत सारे सब्जेक्ट जो है बिल्कुल वेस्ट है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, क्या करेंगे बताइए आप? अगर आप उस लाइन में नहीं जा रहे हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़ के क्या करना है, ज्योग्राफी जान के क्या करना है? सब कुछ जानने के बाद भी कल अगर आपको यूएस में, यूके में नौकरी मिलता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले गूगल में जाके सर्च कर रहे हैं, मैप को सर्च कर रहे हैं, ये कहाँ है, कैसे जाना है, क्या करना है करके। ये सब कुछ करना ही है तो पढ़ना क्यों हो? मैं पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जानकारी रखना है, ओवरव्यू चाहिए। पूरा सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, उतना नहीं। आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं, बचपन में आपको पता है आपका इंटरेस्ट क्या है, आप सिर्फ उसी लाइन का, आप सिर्फ उतना ही स्पेशलाइज करें जिस सब्जेक्ट में आप आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे कहाँ बढ़ना है, तो वो उसी सब्जेक्ट का आप स्पेशलाइज करो। उसमें ज़्यादा 6 सब्जेक्ट की जगह पर 3 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग और ज़्यादा खुलेगा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं,
बहुत कुछ नया नया इन्वेंशन कर सकते हैं जो पुराना ज़माने में करते थे। आजकल कौन कर रहा है कोई नया, आप कर सकते हो। तो इसलिए हमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को कम करके जो यूज़फुल है, कितना लोग आप बताइए, आप लोग आपने कितना आपने पढ़ाई किया शुरू से लेके हम तक, इंजीनियरिंग में भी है, MBBS किया, कॉलेज में किया, BA किया, BCom किया, आपने कितना अपना सब्जेक्ट को इसमें यूज़ कर रहे हैं, आपने पढ़ाई को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। नौकरी में ज्वाइन करने के बाद आपको ट्रेनिंग देना पड़ रहा है, आपको स्टार्टिंग से ट्रेनिंग देना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है ये आपका काम है, इसके लिए आपको ये करना है करके आपको ट्रेनिंग देना पड़ रहा है। आप नया सीखते हो, पुराना से काम नहीं आ रहा है, वो सब सिर्फ बेसिक्स है, बेसिक नॉलेज है, बट लेकिन आपको सीखना पड़ रहा है दोबारा। तो ये सब अगर दोबारा ही सीख के करना है तो आप 10-15 साल वेस्ट क्यों कर रहे हैं। उसमें सिर्फ चुने हुए सब्जेक्ट को, चूज़ योर सब्जेक्ट, उसी का कैरियर बनाना तो उसी को पढ़ाई की है, तो उसी में फ्यूचर अच्छा रहेगा। दोस्तों, कुछ साल पहले जब स्कूल के बच्चों को छुट्टियां होती थी, लोग प्लान करते थे रिश्तेदार के घर जाने के लिए, रिलेटिव्स के घर जाते थे, दूसरे शहर जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, टूर पे जाते थे, घूमते थे, अपना रिलैक्स करके वापस आके छुट्टी ख़त्म होने के बाद स्कूल जाते थे कुछ साल पहले। आज का दिन जिस बच्चे से भी बात करें तो बच्चों को पास टाइम ही नहीं है किसी का, एक दिन भी रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए भी टाइम नहीं। पूरा साल वो लोग पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, होमवर्क करते हैं, सब कुछ करने के बाद जब समर वेकेशन आता है तब भी उन लोगों को नहीं है छुट्टी, एक दिन की छुट्टी नहीं है। ना उनको अपना घर वालों को टाइम दे सकता है, ना पिकनिक के लिए जा सकते हैं, ना रिलैक्स कर सकते हैं, ना खेल सकते हैं। उनको बस इतना लोड दिया जाता है और अनवांटेड थिंग्स, ऐसे ऐसे चार्ट बनाओ उस जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा फ्यूचर में, उनके लाइफ में कभी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं आएगा। ऐसे ऐसे चार्ट बनाओ, ये प्रोजेक्ट बनाओ, वो प्रोजेक्ट बनाओ। थ्रू आउट द हॉलीडेज़, समर हॉलीडेज़ पूरा उन लोग को इतना बिजी रखते हैं, वो लोग इतना टेंशन में रहते हैं, तो विच मीन्स उनको ब्रेक ही नहीं है। मतलब इवन हॉलीडेज़ नाम के लिए है विथ होमवर्क, हॉलीडेज़ आर विथ होमवर्क, सो ब्रेक्स ही नहीं है उनको लाइफ में। जब तक उन लोगों को 12th ख़त्म करते हैं तब तक उनको कोई ब्रेक नहीं है। क्या ये सही है? बच्चों को हेल्थ में कितना असर पड़ेगा, क्या हम सही कर रहे हैं ये सब? विलेजेस, गांव में आज भी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पर पक्की सड़क नहीं है, बिजली पानी ढंग का नहीं है, नाम के लिए है लेकिन ढंग का नहीं है, कच्चे सड़क बहुत जगह पे है और वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना कोई क्लिनिक है, कुछ भी नहीं है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है, उनको शहर जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। तो गांव में आज भी कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। गांव को क्यों हम सेल्फ डिपेंडेंट बना नहीं सकते? हम बना सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने क्रिएटिंग न्यू इंडिया में लिखा है, आप ज़रूर पढ़िए। विलेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू टाउन्स, विलेज का एटमॉस्फेयर विलेज रहेगा बट लेकिन फैसिलिटीज़ वाइज हम टाउन सिटी बना सकते हैं उसको, क्यों नहीं बना सकते? नहीं बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किताब में लिखा है, आप ज़रूर पढ़िए। फाइनेंस का लेंगे तो फाइनेंस में बहुत कुछ होता है एक्चुअली। तो हमारा प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो हमारा जितना भी कंज्यूमर गुड्स है, FMCG प्रोडक्ट है, कंज्यूमर गुड्स हम लोग जो खरीदते हैं सामान, आटा दाल चावल से लेके चिप्स से लेके कुछ भी साबुन से लेके पेस्ट से लेके, आप जितने भी आइटम्स देखेंगे तो वो सब चीज़ें और भी सस्ती मिल सकती है, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि करोड़ों रुपया दे के ऐड के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं उन लोगों को ऊपर जिन लोगों ने सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्समैन है, उन लोगों के ऊपर खर्चा करते हैं। उन लोगों ने कभी ज़िंदगी में वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया। हमारा हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं, सेलिब्रिटी है, पानी तक यहाँ का नहीं पीते हैं, पैसा हमारा कमाते हैं हमसे और बाहर से पानी मंगा के पीते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में। तो उन लोगों को करोड़ों रुपया दे के पब्लिसिटी करने से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। क्या अगर वो लोग नहीं करेंगे, ऐड नहीं देंगे, तो पब्लिक, आप लोग खरीदेंगे नहीं सामान? आप बताइए, आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? आपको जो चाहिए वो तो खरीदेंगे। ज़रूरी है कोई बड़े सेलिब्रिटी हो या
स्पोर्ट्समैन हो वो लोग ऐड देंगे तभी खरीदेंगे, नहीं। तो उससे हमारा प्रोडक्ट का प्राइसेस कम हो सकता है। अभी गवर्नेंस की बात लेंगे तो जैसे हमारा सरकार ने हमने ये कर दिया, हर पार्टी वाला, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ, हर पार्टी वाला ये बोलता है कि हमने इतना करोड़ रुपया बचा दिया आपको पब्लिक में। कोई पार्टी बोलता है कि हमने इतना फैसिलिटीज़ दे दिया, इतना लोगों को ये चीज़ दे दिया, उतना लोगों को वो चीज़ दिया, इतना करोड़ों लोग हमारे से ये फ़ायदा उठाए स्कीम्स। ठीक है, मानता हूँ, लेकिन सबके पास पहुँचता है या नहीं पहुँचता ये तो पता नहीं है। एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट होता है। वो लोग अच्छे विचार से ही बनाते हैं, स्कीम निकालते हैं, ठीक है, लेकिन वो उन तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है ये तो पता ही नहीं है। एक्चुअली उसके लिए काफ़ी कुछ बदलाव ला सकता है। तो वो बिल्कुल मैंने इस किताब में लिखा है, आप पढ़िए, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या करने से ये पता चलेगा कि उन लोगों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। दोस्तों, अब फिल्म इंडस्ट्री के लेंगे तो ये तो ज़रूरी है, उसके बारे में बात करना भी, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो अभी हमारा देश से और हर देश से ऑस्कर अवार्ड के लिए जाते हैं। नॉमिनेट ही बहुत मुश्किल से होता है। एक दो फिल्म कभी नॉमिनेट हो गया तो हो गया, नहीं है तो नहीं, बिल्कुल हर साल तो नॉमिनेट नहीं होता है। अगर कभी कभी होता है तो अभी तक हिंदुस्तान को सिर्फ 2 अवार्ड मिली हैं, 2-3 अवार्ड ही मिले हैं बस, किसी और को मिला ही नहीं। लेकिन हर बार ट्राई करते हैं, हर देश ट्राई करता है। क्यों जाते हैं उधर ऑस्कर के लिए? क्यों हम ऑस्कर करके एक अवार्ड, हमारा भारतीय अवार्ड नहीं हो सकता है? मैंने इस किताब में लिखा है कैसे हो सकता है, उससे क्या क्या बेनिफिट है, कितना टूरिज़्म बढ़ेगा, कितना हमारा इनकम बढ़ेगा, कितना लोग यहाँ पर बाहर से आएंगे, कितना हमारे पास फिल्म फेस्टिवल बना सकते हैं, कितना हम फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, कितना इनकम होगा, कितना लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इस किताब में लिखा है, आप ज़रूर पढ़िए, क्रिएटिंग न्यू इंडिया। अभी लॉ एंड जस्टिस में हमें ऐसे ऐसे कानून लाना पड़ेगा जिससे हर एक को डर रहे, लेकिन ऐसे भी डर नहीं होना चाहिए कि मतलब आराम से जी नहीं सके, लेकिन ये डर होना चाहिए कि हम गलत नहीं करना है। बस उसके लिए कुछ कानून का बदलाव लाना है, वो मैंने क्रिएटिंग न्यू इंडिया में लिखा है। हम ये सब चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ेंगे तो हम सब मिलके एक नया भारत बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसे टूरिज़्म है, टूरिज़्म इतना स्पॉट है हमारे पास हिंदुस्तान में, इतना जगह है, छोटी छोटी जगह में भी इतना हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बहुत पुराने चीज़ें हैं। वो सब चीज़ें हमारा हिंदुस्तान में ही लोगों का भी पता नहीं, बाहर का तो छोड़िए, हिंदुस्तान का ही लोगों को पता नहीं है। हर जगह का बारे में हमें हिंदुस्तान के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है। विद इन द कंट्री हमें टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद हम बाहर से इंटरनेशनल टूरिज़्म को इन्वाइट करना चाहिए, हर जगह लेके जाना चाहिए, हर गांव में, हर जगह पे जहाँ पर भी आपको हिस्टोरिक प्लेसेस है, स्पॉट्स हैं, नेचुरल सीनरी है, हर जगह पे हमें इसको हाईलाइट करके लेके जाना चाहिए। अभी हम 50% भी नहीं कर रहे हैं टूरिज़्म, बट लेकिन 50% भी नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से हमें करना चाहिए। अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम ज़रूर 100% हम अचीव कर सकते हैं। उससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट होगा, तो बहुत सारी इनकम, रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। अभी स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब सिर्फ ऐसा टाइम आ गया कि सिर्फ बड़े बड़े लोग, बहुत पैसा हो, आपके पास इन्फ्लुएंस हो, तभी आप बड़े बड़े गेम्स खेल सकते हैं। जैसे क्रिकेट है, कुछ भी हो आप खेल सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। हिंदुस्तान में आपके पास टैलेंट हो सकता है लेकिन आप नहीं आ सकते अनलेस यू हैव इनफ मनी पावर और इन्फ्लुएंस। ये सब कुछ होगा तभी आप आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें पॉसिबल है। हमें हर जगह पे बहुत सारे लोकेशन में, मैंने उसमें किताब में लिखा है, जहाँ जहाँ आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए और स्पोर्ट्स में फ्री में एजुकेशन देना चाहिए। स्पोर्ट्स एजुकेशन फ्री करके सबको इनवाइट करना चाहिए। ये नहीं है कि कर लाखों रुपया दे के मेम्बर बनो तब जाके आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर अलाउ करेंगे, नहीं। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो रियल टैलेंट भी उठ के आएंगे और रियल टैलेंट जाके गोल्ड लेके आएगा हर जगह पे। तो
हमारा हिंदुस्तान का नाम वो लोग रोशन कर सकते हैं जो रियल टैलेंट है। अब जो है फ्लूक में लेके आते हैं तो लेके आया, नहीं है तो नहीं है, सब लोग नहीं लेके आते हैं, लेकिन टैलेंट होगा तो वो ज़रूर लेके आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में मैंने इस किताब क्रिएटिंग न्यू इंडिया में लिखा है। कौन पॉलिटिक्स में आ सकता है, कि कौन कौन लड़ सकता है इलेक्शन में, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ है, क्या क्या प्रूव करना चाहिए, किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, और इसमें अगर कोई गलत करेगा तो उसका क्या पनिशमेंट होगा। ये सब चीज़ें मैंने क्रिएटिंग न्यू इंडिया में लिखा है। अब ज़रूर इस किताब को पढ़िए, काफ़ी चीज़ें पता चलेगा हमें क्या करना चाहिए। हिंदुस्तान को अगर पावरफुल कंट्री बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, हम सबको मिल के सोचना पड़ेगा। दोस्तों, इस किताब में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखा है, जैसे एमएसएमई को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है, कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, और रेवेन्यू बाहर देश से हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने लिखा है। अगर इसको फॉलो करेंगे सब लोग, अगर मिलके ये सब चीज़ करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान दूर नहीं बहुत जल्दी पावरफुल कंट्री बन सकता है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, इस किताब को ज़रूर पढ़िए। हर एक इंसान को, हर एक हिंदुस्तानी को, आप हिंदुस्तान में रहते हैं या बाहर रहते हैं, हर एक हिंदुस्तान को इस किताब को पढ़ना ज़रूरी है। क्रिएटिंग न्यू इंडिया, ये अवेलेबल है ऑनलाइन में, डायरेक्ट भी हम हमसे ले सकते हैं। आप amazon.in, amazon.com, flipkart.com, आप notionpress.com, हर जगह पे अवेलेबल है। उसका लिंक हम दे देंगे आपको। तो ये ज़रूर इस किताब को पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। हमारा हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारा देश को जो भी प्यार करता है तो उनके लिए ये किताब ज़रूरी है। आपका लाइब्रेरी आपका बुक शेल्फ इज़ इनकम्प्लीट without this book, I am telling you. Please read this book. Thank you.